जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सैन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने बाल विकास की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हमने दोस्तों क्या देखा था, व्यक्तित्व की जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं थी, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई थी, हमने उनके बारे में देखा था। जैसे कि आल्पोर्ट के द्वारा, वैलेंटाइन महोदय के द्वारा, इस प्रकार से हमने कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं हमने उनके बारे में देखा था। आज हम दोस्तों शुरू करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो मनोवैज्ञानिकों के जो कथन है, उन कथन में से आपसे प्रश्न किया जाता है कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया और कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया। और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत आता है वह आता है दोस्तों सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हम देख रहे हैं दोस्तों व्यक्तित्व का सिद्धांत। क्या देख रहे हैं? व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है दोस्तों वह कितने प्रकार के दिए गए हैं दोस्तों? आप देख सकते हैं इसमें 7 प्रकार के सिद्धांत दिए हुए हैं। 7 प्रकार के व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सा सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। जैसे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वह है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत जो है दोस्तों वह दिया गया है सिगमंड फ्राइड को। इसमें से क्वेश्चन बन के आता है, क्या आता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अगला जो सिद्धांत है वह दिया दोस्तों किसने? मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत। ऐसी मांगे जिनकी आवश्यकता होती है, ऐसी मांगे जिनकी आवश्यकता होती है, वह सिद्धांत जो दिया गया दोस्तों किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। अगला जो सिद्धांत है दोस्तों शरीर रचना के आधार पर, तो शरीर रचना के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया दोस्तों वह दिया गया क्रैचमर के द्वारा और तुम्हारे दोस्तों सेल्डर के द्वारा दिया गया है। ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग हैं दोस्तों, सेल्डर और क्रैचमर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सिद्धांत आता है वह है दोस्तों शील गुणों का सिद्धांत। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैंने आपको व्यक्तित्व की जब पहली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आल्पोर्ट ने क्या किया था, एक अपनी जो परिभाषा दी थी उस परिभाषा को चेंज कर दिया था। उस परिभाषा को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। कब? 1961 में संशोधन कर दिया था। इसी वजह से आल्पोर्ट महोदय की जो परिभाषा है, जो कथन है, वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शील गुणों का जो सिद्धांत है सबसे पहले आल्पोर्ट महोदय ने दिया, उसके बाद फिर कैटल महोदय ने दिया था। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है सामाजिक दृष्टि के आधार पर। सामाजिक दृष्टि के आधार पर जो हमारा जो सिद्धांत दिया है दोस्तों वह दिया है कार्ल जुंग ने। लेकिन कई पुस्तकों में दोस्तों कार्ल जुंग की जगह कार्ल युंग लिखा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही हैं, कार्ल युंग या कार्ल जुंग। क्लियर है दोस्तों? अगला देखेंगे दोस्तों क्या? मूल दृष्टि के आधार पर। मूल दृष्टि के आधार पर जो दिया गया है दोस्तों वह दिया गया है स्प्रेंगर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया है दोस्तों। और अगला जो हमारा अगला लास्ट सिद्धांत है वह क्या है दोस्तों? मांग का सिद्धांत। इसमें वो सभी मांगे हैं जिनकी आवश्यकता भी होती है, जिनकी आवश्यकता नहीं भी होती है, इस प्रकार की जो सभी मांगे हैं उनके बारे में जो सिद्धांत दिया दोस्तों वह दिया है हेनरी मुर्रे ने, जिन्होंने कितना सिद्धांत दिया दोस्तों? 40 सिद्धांत दिया है। उनकी 40 मांगे हैं दोस्तों। तो किसने द्वारा दिया गया? हेनरी मुर्रे के द्वारा। इसमें दो जगह कंफ्यूजन होता है कि मांग का सिद्धांत, तो आप कंफ्यूजन क्या होते हैं? मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, अगला सिद्धांत मांग का सिद्धांत दिया दोस्तों हेनरी मुर्रे ने। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। क्यों नहीं होना है? सबसे पहले जो मांग का सिद्धांत दिया था वह दिया था अब्राहम मैस्लो ने, और उन्होंने उस मांगों का जो सिद्धांत दिया था जो मांगे आवश्यकता अनुसार होती हैं। मैं आपको इन सभी जो सिद्धांत हैं, इनको सिद्धांत को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन अब हम यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों। हम शुरू करते हैं क्या? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। ये सबसे बड़ी हेडिंग है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें से कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। आपसे सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या आता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है या जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों सिगमंड फ्राइड के लिए कहा जाता है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड इसके प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड है दोस्तों। कहाँ के निवासी हैं? यह वियना के निवासी हैं, जो कि ऑस्ट्रिया में है। अब देखिए दोस्तों नोट, जब मैंने आपको बाल विकास जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी दोस्तों? जब मैं आपको अवस्थाओं के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि लड़कों के अंदर पित्त विरोधी ग्रंथि होती है और लड़कियों के अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि होती है दोस्तों।
उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ग्रंथि जो होती हैं वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो ग्रंथियां दी हुई हैं वह सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई हैं दोस्तों। कौन कौन सी ग्रंथि हैं? एक दोस्तों ऑडिपस ग्रंथि है, जो कि आपसे पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ऑडिपस ग्रंथि जो है वह लड़कों के पास होती है, और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है वह लड़कियों के पास होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि मतलब क्या है दोस्तों? मातृ विरोधी ग्रंथि। और यहाँ पर ऑडिपस जो ग्रंथि है वह पित्त विरोधी ग्रंथि कहलाती है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, सर ये मनोविश्लेषणात्मक क्या होता है? तो मनोविश्लेषणात्मक जो दोस्तों क्या होता है कि मन का विश्लेषण करना। मन का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणात्मक कहलाता है। मन का अध्ययन करना कि आपका जो मन है वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है। जैसे कि जब मैंने आपको बाल विकास प्रारंभ करवाया था तब मैंने आपको क्या बताया था? आमचाओ। आपको कुछ याद आ रहा होगा। सबसे पहले कौन सा विज्ञान आया था? आत्मा का विज्ञान। फिर आया मस्तिष्क का विज्ञान। फिर आया चेतना का विज्ञान। फिर आया था क्या? व्यवहार का विज्ञान। तो चेतना का जो विज्ञान है दोस्तों वह क्या है? वह मन के आधार पर है। क्या है दोस्तों? मन के आधार पर है। तो उसी का जो विश्लेषण करना, उसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना कि बालक का व्यवहार किस तरीके का, बालक का मन किस प्रकार का है, तो उसके बारे में विश्लेषण जो किया जाता है उसे कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक। तो किसके आधार पर किया गया दोस्तों? यह मन के आधार पर किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों हम मन के प्रकार क्या होते हैं। मन के प्रकार कितने होते हैं? तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार दोस्तों मन के जो प्रकार है वह 3 प्रकार के दिए हैं। एक तो उन्होंने दिया दोस्तों अचेतन मन, दूसरा दिया दोस्तों उन्होंने अर्धचेतन मन, और तीसरा दिया उन्होंने दोस्तों चेतन मन। क्लियर है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि मन के प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा अचेतन मन, दूसरा होता है अर्धचेतन मन, तीसरा होता है चेतन मन। क्लियर है दोस्तों? लेकिन यह तो क्लियर है कि अचेतन मन होता है। देखिए अचेतन मन का जो मात्रा होती है वह होती है 90%। यह प्रश्न देखने को मिलता है पेपर में। हर पेपर में मैंने यह प्रश्न देखा है कि अचेतन मन जो रहता है उसकी परसेंटेज का प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अचेतन मन का जो प्रतिशत होता है वह दोस्तों होता है कितना? 90% होता है। या अगर इसको भिन्न में लिखा जाए तो दोस्तों क्या होता है? 9/10 होता है। क्लियर है दोस्तों? इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए फिर इसके बाद चेतन मन का जो प्रतिशत होता है वह होता है दोस्तों 10%, या फ्रैक्शन की भाषा में बोले तो 1/10। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया होगा। अचेतन मन कितना होता है? 90% या 9/10, और जो चेतन मन होता है वह होता है 10% या 1/10। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर यहाँ 90% है, यहाँ पे 10%, तो 100% तो हो गया। अब यहाँ अर्धचेतन का क्या रोल है? तो अर्धचेतन का क्या रोल है वो हम आपको भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न किया जाता है अचेतन मन कैसा होता है? अर्जित करना होता है कि जन्मजात होता है? तो देखिए सुनिए दोस्तों, अचेतन मन जो होता है दोस्तों वह जन्मजात होता है। वह व्यक्ति और बालक के अंदर जन्मजात से ही रहता है क्या? अचेतन मन। और अर्धचेतन मन जो होता है वह अर्जित किया जाता है, और चेतन मन जो है वह भी अर्जित किया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि अचेतन मन होता है क्या? जन्मजात। अचेतन मन जन्मजात होता है। अगला है दोस्तों क्या? अर्धचेतन मन, इसे अर्जित किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों हमारा चेतन मन, इसको भी अर्जित किया जाता है। अर्धचेतन का जो प्रतिशत है वह 90% है। भिन्न की भाषा में बोला जाए तो 9/10 है। यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है। और यहाँ पे चेतन मन है वह 10% है, या बोल सकते हैं क्या 1/10 है। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताने वाला था कि अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन में क्या है, ठीक है। अब उसके बारे में जरा हम डिटेल से आपको समझाते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने जब मस्तिष्क का विज्ञान आया तब उन्होंने एक बर्फ के टुकड़े पर अपना अध्ययन किया, और उस बर्फ के टुकड़े के आधार पर ही उन्होंने इन मन का प्रकार बताया। मन का जो किस प्रकार के होते हैं उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि अचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या होता है और चेतन मन क्या होता है, और इसका जो प्रतिशत है वही भी उन्होंने उसी के माध्यम से निकाला। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसका मतलब वो वैज्ञानिक अध्ययन किया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रफ करता हूं दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था। सिगमंड फ्राइड ने एक बर्फ के टुकड़े पर अध्ययन किया था। बर्फ के टुकड़े पर अध्ययन किस प्रकार किया था? उन्होंने क्या किया, एक पानी में बर्फ के टुकड़े को डाला। बर्फ का जो क्यूब रहता है उसको उन्होंने पानी में डाला।
जैसे कि दोस्तों ये पानी है, ये पानी है। इस पानी के दोस्तों इनके अंदर इन्होंने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा डाला इस प्रकार का, ये। अब उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा डाला। बर्फ का टुकड़ा डालने के बाद दोस्तों यहाँ आपको कुछ देखिए, जो मैंने यहाँ पे रंगीन कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। ये दोस्तों ये जो दिख रहा है ना, सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये है दोस्तों अचेतन मन। ये क्या है दोस्तों, ये अचेतन मन है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा यह अचेतन मन है। ऊपर ये जो ब्लैंक दिख रहा है दोस्तों, यह चेतन मन है। यह क्या है दोस्तों, यह चेतन मन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे सर अर्धचेतन मन कहाँ है, बताते हैं। देखिए अचेतन मन, इसका प्रतिशत कितना है, 90%। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि देखिए सबसे बड़ा भाग कहाँ पे है, पानी के अंदर है। जब बर्फ के टुकड़े को पानी के अंदर डाला जाता है तो उसका 90% जो भाग होता है वह पानी के अंदर होता है, और 10% जो भाग होता है वह पानी के ऊपर होता है। तो यह कौन सा मन है, यह चेतन मन है, जो कितना होता है 10%। या ऐसे फ्रैक्शन की भाषा में बोल सकते हैं 1/10, इसे बोल सकते हैं या 9/10। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इस बर्फ के टुकड़े को अपने हाथ से ऐसा करके हिलाया। क्या किया, बर्फ के टुकड़े को अंदर दबाया। अंदर दबाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, थोड़ा ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। तो इस प्रकार बर्फ का टुकड़ा क्या होता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है। इसका मतलब क्या है, उसका जो वो मन है, जो कभी चेतन मन की ओर चला जाता है, कभी अर्धचेतन मन की ओर चला जाता है, लेकिन एक समय आने के बाद क्या होता है, वह निश्चित हो जाता है। तो इसके बीच की जो कड़ी है, जो अर्धचेतन और चेतन मन के बीच में, सॉरी दोस्तों, अचेतन मन और चेतन मन के बीच की जो कड़ी है, उसे कहते हैं दोस्तों अर्धचेतन मन। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अचेतन मन, अचेतन मन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी इच्छाएं आती हैं, अचेतन मन क्या होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों, मैंने लिखा है अचेतन मन। अचेतन मन के अंदर कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं। अब सबसे ज्यादा जो इच्छाएं होती हैं दोस्तों, वह होती है अचेतन मन की। वो आपको देखते ही यहाँ पे दिख रहा होगा कि 90%, हर व्यक्ति के अंदर 90% की क्या होती है, अचेतन मन की इच्छाएं होती हैं। और एक बात का याद रखिएगा दोस्तों, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दो चीजों पर बहुत बल दिया गया है, यौन ऊर्जा पर और काम प्रवृत्ति पर। जहां पर आपको काम प्रवृत्ति या यौन ऊर्जा शब्द का प्रयोग मिलता है, वहां पे आप सिगमंड फ्राइड को टिक कर सकते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के द्वारा ही इन तथ्यों पर बात की गई है। अब देखिए दोस्तों अचेतन मन, अचेतन मन के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आती है दोस्तों दमित इच्छाएं। क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला तो इसमें दिया दोस्तों दमित इच्छाएं। जो दमित इच्छाएं होती हैं वही भी आती हैं दोस्तों अचेतन मन के अंतर्गत। यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा, काम प्रवृत्ति, संवेग, अमर्यादित इच्छाएं, अमर्यादित इच्छाएं, अनैतिक इच्छाएं, भावनाएं, मूल प्रवृत्ति, और दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है वह होती है अगणित गहराई। इस प्रकार के दोस्तों ये जो विशेषताएं होती हैं, यह होती हैं दोस्तों हमारी काय में अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। अचेतन मन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि दमित इच्छाएं। आपको मन में समझ में नहीं आ रहा होगा कि दमित इच्छा क्या होती है। दमित इच्छाएं वो होती है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति का सपना है, जैसे कोई व्यक्ति का सपना है कि मुझे एक IAS अफसर बनना है, लेकिन उसकी कुछ परिस्थिति की वजह से, कुछ पारिवारिक परिस्थिति की वजह से या कोई भी कारणवश की वजह से वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा को पूरा नहीं करता है, और उसकी वह इच्छा क्या होती है, दब जाती है। इसका मतलब क्या है, वह उसकी दमित इच्छा है। इस प्रकार की जो भावनाएं, इच्छाएं होती हैं वह क्या होती हैं, एक अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा दोस्तों यौन ऊर्जा, व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है, जो यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, उसके जो यौन अंगों का विकास होता है, उसके अंदर जो क्रियाशीलता होती है वह होती है दोस्तों यौन ऊर्जा। क्या होती है, यौन ऊर्जा होती है।
और इसी को दोस्तों आती है काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति की भावना भी यौन ऊर्जा से संबंधित होती है, या अलग अलग शब्द का है, शब्द का फेर है, कहीं आपको यौन ऊर्जा लिखा जाता है तो कहीं आपको काम प्रवृत्ति लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अगला है दोस्तों संवेग। संवेग दोस्तों मैकडूगल के द्वारा दिया गया है, जो कि 14 प्रकार के संवेग दिए गए हैं। ये वे संवेग होते हैं जैसे ईर्ष्या है, घृणा है, और आपका डर है, भय है। इस प्रकार के जो संवेग होते हैं, इस प्रकार के जो संवेग होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं, उसमें भी अचेतन मन होता है। और अमर्यादित इच्छाएं, देखिए दोस्तों वे इच्छाएं जो मर्यादा के खिलाफ होती हैं, वे इच्छाएं दोस्तों जो मर्यादा के खिलाफ होती हैं, जो मर्यादा में नहीं होती, ऐसी इच्छाएं जो होती हैं दोस्तों, वह भी अचेतन मन के अंतर्गत ही आती हैं दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा क्या, अनैतिक इच्छाएं। देखिए अनैतिक इच्छाओं का मतलब क्या है, नैतिक और अनैतिक। नैतिक वह होता है दोस्तों जो परंपरागत तरीके से दोस्तों सही होता है, सही कार्य करना, सही सोचना, वह नैतिकता कहलाती है। लेकिन अगर आप अपरंपरागत कोई कार्य करते हैं जो आपका सही भी नहीं है, गलत भी है, और इस प्रकार की जब इच्छाएं जागृत होती हैं तो वह भी दोस्तों अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। अगला है दोस्तों क्या, भावनाएं। भावनाएं दोस्तों कई प्रकार की होती है, जैसे कि त्याग की भावना, बलिदान की भावना, परोपकार की भावना, उपकार की भावना, अलग अलग प्रकार की भावनाएं जो होती हैं। इस प्रकार की भावनाओं को जो जागृत होना होता है वही भी अचेतन मन के अंतर्गत आता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी भावनाएं जागृत होती हैं, वह भी अचेतन मन के अंतर्गत ही आती हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। देखिए हर बालक को, हर व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्ति, सर कैसी मूल प्रवृत्ति होती है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर कोई व्यक्ति अगर कोई प्याज काट रहा है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति है। यह उसके लिए कोई आज्ञा नहीं देना पड़ती कि नहीं अब हम आंखों से आंसू निकलेंगे, अब नहीं निकलेंगे, ऐसा नहीं है, आप नहीं रोक सकते। अगर आप प्याज काटेंगे, आपकी आंखों में प्याज लगेगी तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे। ये क्लियर है, क्योंकि यह व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। अगर आप किसी अंधेरे वाले कमरे में सो रहे हैं और अगर आपकी अगर लाइट चालू कर दी जाए तो आपकी एकदम सिकुड़ जाती हैं, आपकी आंखें एकदम तुरंत आप जाग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ है। तो क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये मूल प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के अंदर। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती हैं वही भी अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, अगणित गहराई। इसका मतलब क्या है, अगणित इच्छाओं का मतलब है दोस्तों कि कोई भी मतलब अचेतन मन का हम मापन नहीं कर सकते, अचेतन मन का हम माप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखिए दोस्तों जैसे कि मान के चलो आपकी भावनाएं हैं, आपके अंदर कौन कौन सी भावनाएं, किस प्रकार की भावनाएं हैं, परोपकार की भावना है, बलिदान की भावना है, त्याग की भावना है, उपकार की भावना है, हर प्रकार की भावना है आपके अंदर। लेकिन क्या हम उसका मापन कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि आपके अंदर कौन सी भावना किस प्रकार की है, कितने प्रतिशत में हम नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसकी जो इच्छाएं कैसे होती हैं, अगणित इच्छाएं होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं आपकी अमर्यादित का मापन कर सकता हूं, नहीं कर सकता मैं। आपके अंदर संवेग कौन कौन से हैं, आपके अंदर ईर्ष्या, घृणा, भय, डर, ये किस प्रकार का है, कितना है, हम आपका नहीं कर सकते इसका मापन। और आपके अंदर यौन ऊर्जा है, वह किस प्रकार की है, किस प्रकार सक्रियता है, यही भी हम आपका मापन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अगणित गहराई होती है अचेतन मन की है। प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, पेपर में प्रश्न किया जाता है कि अचेतन मन होता है, अगणित गहराई होती है, अचेतन मन अगणित गहराई होती है अचेतन मन की। यह प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या होती है, अगणित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। अचेतन मन में कौन कौन सी इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छा होती है, यौन ऊर्जा होती है, काम प्रवृत्ति होती है, संवेग होते हैं, अमर्यादित इच्छाएं होती है, अनैतिक इच्छाएं होती है, भावनाएं, मूल प्रवृत्ति और अगणित इच्छाएं। इस प्रकार की जो इच्छाएं, मन और भावनाएं होती हैं वह काय के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, वह आती है हमारे अचेतन मन के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ पर व्यक्तित्व के अंग और उसके आधार पर मन के प्रकार। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे दोस्तों सिगमंड फ्रायड की अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 5 प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है दोस्तों मुखावस्था। कौन सी होती है, पहली होती है मुखावस्था, जो होती है दोस्तों 0 से 1 वर्ष के बीच में। ठीक है दोस्तों, जो क्या होती है, यौन ऊर्जा का केंद्र होता है। क्या होता है दोस्तों, यौन ऊर्जा का
केंद्र होता है। अगली अवस्था दोस्तों जो होती है वह होती है दोस्तों गुदावस्था। 1 से 3 वर्ष के बीच में होती है। इसमें दोस्तों जो यौन ऊर्जा का केंद्र होता है, यौन ऊर्जा का केंद्र मलमूत्र का मार्ग होता है, मलमूत्र का मार्ग होता है। इसके बाद दोस्तों अगली अवस्था जो होती है वह होती है शैशवावस्था। इसका जो समय होता है दोस्तों शैशवावस्था का वह होता है दोस्तों 3 से 6 वर्ष का। क्लियर दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या होता है, यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। यह मैंने आपको पहले भी पढ़ाया जब बाल विकास की अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। चौथी है दोस्तों कौन सी, अव्यक्तावस्था। इस बात को नोट कर लीजिएगा, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अव्यक्तावस्था, इसका जो समय होता है दोस्तों वह होता है 6 से 12 वर्ष का। इसमें दोस्तों यौन ऊर्जा निष्क्रिय होती है, यौन ऊर्जा निष्क्रिय होती है। 5वां है दोस्तों क्या, ज्ञानेंद्रियां सक्रियता, सक्रियता यही कौन सी दोस्तों, यह है दोस्तों हमारी 12 से 18 वर्ष। कब से दोस्तों, 12 से 18 वर्ष। इसमें क्या होता है दोस्तों, यौन ऊर्जा के लिए यौन ऊर्जा के लिए जनन अंग सक्रिय होते हैं। ये है दोस्तों सिगमंड फ्राइड की अवस्थाएं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा 5 अवस्थाएं दी गई हैं। वह 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों मुखावस्था, दूसरी है दोस्तों गुदावस्था, तीसरी है दोस्तों क्या शैशवावस्था, चौथी है दोस्तों अव्यक्तावस्था, 5वीं है ज्ञानेंद्रिय सक्रियता की अवस्था। पहली जो अवस्था होती है दोस्तों मुखावस्था, इसमें जो समय होता है वह होता है दोस्तों 0 से 1 वर्ष का समय होता है। इसमें नोट कर लीजिएगा, इसमें यौन ऊर्जा का जो केंद्र होता है, मुखावस्था क्या होती है, यौन ऊर्जा का केंद्र होता है। प्रश्न को नोट कर लीजिए, क्योंकि सिगमंड फ्राइड को लेकर कोई भी प्रश्न कभी भी आ सकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुखावस्था को क्या कहते हैं, यौन ऊर्जा का केंद्र होता है। इसके बाद आता है दोस्तों गुदावस्था। गुदावस्था क्या होती है, 1 से 3 वर्ष का समय होता है, 1 से 3 वर्ष का समय होता है। लेकिन यौन ऊर्जा का जो केंद्र होता है, इसमें जो यौन ऊर्जा के लिए जो कार्य करते हैं वह कहाँ से होता है, वह होता है मलमूत्र के मार्गों के द्वारा। यौन ऊर्जा का केंद्र मलमूत्र का मार्ग होता है, इसको भी नोट करिएगा। इसके बाद आती है दोस्तों शैशवावस्था। यह होती है दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बीच में। इसमें यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। यह बात मैंने आपको बाल विकास में पढ़ाई थी, जब मैंने आपको बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद चौथा है दोस्तों अव्यक्तावस्था। इसको अब भी यहाँ पे वेरी मोस्ट टाइम भी लगाइएगा, क्योंकि इन अवस्थाओं का जो मापन है वह आपसे कर लिया जाता है उन अवस्थाओं के बारे में। एक बार प्रश्न आया था कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बाल्यावस्था को कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था। तो बाल्यावस्था का समय देखिए 6 से 12 वर्ष का है, बाल्यावस्था का है। तो क्या कहा जाता है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, अव्यक्तावस्था। क्या कहा जाता है, अव्यक्तावस्था। अगर आपसे किया जाए कि शैशवावस्था के मतलब सिगमंड फ्राइड के द्वारा 6 से 12 वर्ष का समय जो रहता है वह कौन सा काल होता है, आपके लिए बाल्यावस्था भी लिखा रहेगा, आपके लिए अव्यक्तावस्था भी लिखा रहेगा। लेकिन आपसे पूछा गया सिगमंड फ्राइड के द्वारा, तो आपको अव्यक्तावस्था वाली टिक लगाना है। तो आपका क्या है, अव्यक्तावस्था जो होती है वह 6 से 12 वर्ष की होती है। इसमें यौन ऊर्जा कैसी होती है, निष्क्रिय होती है। 5वां जो आखिरी है वह है ज्ञानेंद्रिय सक्रियता की अवस्था। यह होती है दोस्तों 12 से 18 वर्ष के बीच में। इसमें यौन ऊर्जा के लिए जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, जनन अंग सक्रिय होते हैं दोस्तों। क्लियर है,
यौन ऊर्जा के लिए जनन अंग सक्रिय होते हैं। यह है दोस्तों इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि आपसे परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष के लिए, बुधावस्था 1 से 3 वर्ष का समय, शेषावस्था जो रहती है वह 3 से 6 वर्ष के बीच में, अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में और ज्ञानेंद्रियां सक्रियता की अवस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में। इसका दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिग्मंड फ्रॉइड की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ लिया सिग्मंड फ्रॉइड के बारे में। कल हम देखेंगे अगले सिद्धांत के बारे में दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसके बगल में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी आपको वीडियो दी जा रही है उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों देखिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप मेरे लिए करिएगा, दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे दोस्तों। संविदा वर्ग 3 में से बाहर नहीं आने देंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। क्लियर है? आज के लिए इतने काफी दोस्तों। जय बागी।